पाठशाला में। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को। ठीक है, इसके पहले हमने क्रॉप फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी सब्जेक्ट कंप्लीट कर ली। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी अगली सब्जेक्ट को, जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, या हिंदी में इसे बोलते हैं कृषि प्रसार। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जो एक्सटेंशन वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, और कौन सी लैंग्वेज से लिया गया? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक्स प्लस टेंसिस। एक्स प्लस टेंसिस, एक्स का मतलब होता है बाहर यानी आउट, और टेंसिस का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। टेंसिस का मतलब होता है स्ट्रेचिंग, मतलब बाहर की तरफ जो स्ट्रेच होता है। ठीक है, बाहर की तरफ जिसका प्रसार होता है या खिंचाव होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, अगला पॉइंट है विस्तार, मतलब जो प्रसार होता है। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जेम्स स्टुअर्ट ने 1871 में, सबसे पहले किसने किया था? जेम्स स्टुअर्ट ने 1871 में कहा किया था? इंग्लैंड में किया था। तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1873 में, लंदन में 1876 में एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने 1878 में औपचारिक रूप से प्रसार तंत्र स्थापित किए। इसलिए इनको फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन की बात करें तो जिन यूनिवर्सिटियों में सबसे पहले इनका उद्भव हुआ, इनका प्रसार हुआ, उसे हम लोग फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहते हैं। कौन कौन सी है? जैसे इंग्लैंड हो गई, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गई, लंदन यूनिवर्सिटी हो गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, ये सारी क्या है? ये फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन है। अगला जो हमारा इसमें पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं, प्रसार के लक्ष्य। अगर हम एक्सटेंशन करते हैं तो उसके कुछ एम होंगे या लक्ष्य होंगे, उनको हम लोग देख लेते हैं। लक्ष्य की बात करते हैं तो जनता के ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, लोगों के बीच क्या नॉलेज होना चाहिए, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, मनोवृत्ति जो उनका एटीट्यूड होता है उसके में उसमें वृद्धि होनी चाहिए, एवं कार्य करने के ढंग जो मोटिवेशन होता है उसमें परिवर्तन लाने के लिए हम लोग प्रसार को अपनाते हैं या एक्सटेंशन को अपनाते हैं। अगला बात करते हैं एजुकेशन क्या होती है। हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज प्राप्त करना होता है, अपनी स्किल बढ़ानी होती है, एटीट्यूड बढ़ाना होता है। ठीक है, मोटिवेशन लेना होता है। ये सारी चीजें करने से के लिए हमें क्या करना चाहिए? नॉलेज लेना है, शिक्षा लेना है। तो इस शिक्षा क्या होती है? वांछनीय ज्ञान। वांछनीय का मतलब होता है जो हमारे सुटेबल ज्ञान होता है, दृष्टिकोण और मानसिक मैनुअल या कौशल प्राप्त करने के लिए के माध्यम से मानव व्यवहार में वांछनीय स्थायी परिवर्तन आना शिक्षा का प्रसार या शिक्षा कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है? जो वांछनीय स्थायी परिवर्तन मतलब जो डिजायरेबल चेंजेस होते हैं। ठीक है, मतलब जो एक किसी व्यक्ति में चेंजेस चाहिए या परिवर्तन चाहिए, वो उस व्यक्ति में शिक्षा के द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा अगर डाले जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो एक्सटेंशन होता है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। प्रसार शिक्षा एक गैर औपचारिक शिक्षा है। प्रसार शिक्षा कैसी? नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। यह एक विरल और जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है, मतलब एक कंटिन्यूअस चलती रहेगी और लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। ठीक है, प्रसार शिक्षा कॉलेज के बाहर की शिक्षा है। जो प्रसार शिक्षा होती है ये कहाँ होती है? स्कूल के आउट ऑफ स्कूल जो हमें एजुकेशन प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रसार शिक्षा कहते हैं। प्रसार शिक्षा शिक्षा का एक दोहरा रास्ता या टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस कैसे हो गया? एक तो शिक्षा दे रहा होता है, एक शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है। भाई अगर ये शिक्षा दे रहा है, ये शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तभी तो ये शिक्षा जो हमारी जो एजुकेशन होता है, प्रसार होता है, तभी तो कंप्लीट होगा। अगर नहीं होता है, मान लो ये दे रहा हो ये नहीं सुन रहा है, तो इसमें कोई भी जो एजुकेशन दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, ग्रहण नहीं होती। ठीक है, शिक्षा कभी वन वे प्रोसेस नहीं होता। अगला बात करते हैं, यह शिक्षा करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होती है। ठीक है, किसी चीज को हम लोग करके सीखने से हमारा क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है। अगला बात करते हैं प्रसार शिक्षा प्रक्रिया, मतलब जो एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रोसेस है वो कौन सा है? सोटर। ये किसने दिया था? सोटर की बात करते हैं तो सोटर दिया था जीपी लेगिंस ने। किसने दिए थे? जेपी लेगिंस ने सोटर नामक जो प्रोसेस है इसको दिया था। सोटर जो है शॉर्ट फॉर्म है। सोटर में 5 प्रक्रियाएं आती हैं। कैसे कैसे? सोटर यस फॉर क्या आएगा? सिचुएशन आएगी, स्थिति क्या है। दूसरा, शिक्षा में ऑब्जेक्टिव, भाई किस उद्देश्य से हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तीसरा, टीचिंग कैसा, मतलब शिक्षण कैसा चल रहा है, अच्छी टीचिंग हो रही तो अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण करेंगे। ई से क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन, मतलब मूल्यांकन किस प्रकार किया जा रहा है। और आर फॉर हो जाएगा रिकंसिडरेशन, मतलब किस तरीके से उसमें पुनर्विचार हो रहा है।
तो 5 जो हमारे लीगियंस हैं, इन्होंने 5 जो चरण इसके बताए शिक्षा के, शॉर्टर। एस फॉर जो हमारा होता है सिचुएशन होती, ओ फॉर क्या होता है ऑब्जेक्टिव होता है, टी फॉर टीचिंग होता है, ई फॉर एवोल्यूशन होता है, आर फॉर क्या होता है रिकंसिडरेशन। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगला जो हमारी विधि है सीखने की विधियां। ठीक है, जो हमारी सीखने की विधियां हैं इनके आधार पे बात करते हैं। इसमें 6 स्टेप होते हैं। अगर सीखने की विधियों के बारे में बात करते हैं, इसमें कितने स्टेप होते हैं? इसमें 6 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? एडकॉस, शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है? एडकॉस है। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? एडकॉस इसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ये किसने दिया था? ये दिया था विल्सन ने, विल्सन ने दिया था, एमसी ने दिया था, एंड गैलप ने दिया था। विल्सन, एमसी और गैलप ने दिया था। ठीक, 3 लोगों ने ये 6 स्टेप वाली जो हमारी लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इन्होंने दिया था। इसमें ए का मतलब होता है अटेंशन, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, डी का मतलब होता है डिजायर क्या है, इच्छा क्या हो रही है, ई का सी का मतलब होता है कन्विक्शन, ए का मतलब होता है एक्शन, और एस का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लर्निंग पिरामिड की। ठीक है, हम जो शिक्षा या जो भी सीखते हैं, ठीक है, उसको हम एक पिरामिड के तरीके से समझेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इनमें पॉइंट है वो देख लेते हैं। अगर हम रीडिंग, ये पिरामिड किसने दिया था? लर्निंग पिरामिड एडगर डेल ने दिया था। किसने दिया था? एडगर डेल ने लर्निंग पिरामिड दिया था। ठीक है, सबसे पहले इसमें बात करते हैं पढ़ने में। अगर रीडिंग से बात करें तो कितना हम सीखते हैं? 10% ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर केवल पढ़ते रहे तो कि मान लो 100% हमें पढ़ना है, तो उससे हम लोग 10% सीख सकते हैं। कितना सीख सकते हैं? सीखने की बात हो रही है। ठीक है, वही अगर बात करते हैं सुनते हैं, किसी मान लो हमारे अध्यापक जो है हमें कहानी बना बना के सुना रहे हैं या हमें ओरल सुना रहे हैं, तो उससे हम लोग 20% ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखने से हम लोग 30% ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सुनने और देखने और सुनने से हम लोग 50% ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके हम लोग 75% ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और 30 अदर मतलब दूसरों को पढ़ा के हम क्या प्राप्त? 90% ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे कम किसमें हम? जब हम केवल पढ़ते जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसमें? जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पिरामिड, इससे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे इसमें 10% व्हाट दे रीड, मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं उससे हम लोग 10% ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 20% हम लोग क्या सुन रहे हैं? हियर से। ठीक है, मतलब सुनने से। 30% किससे? हम लोग इमेज जैसे फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं। ठीक है, उससे देखने से हम लोग 30% प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 50% की बात करते हैं तो हम लोग जो हमारी साइट्स होती वहां पे, मान लो कहीं पे हमें जाना है। ठीक है, तो वहां पे अगर जाके हम लोग कुछ देख रहे हैं, ठीक है, और उसका हम लोग डिमोन्स्ट्रेशन, जो दार्शनिक चीजें लगी उनको देख रहे हैं, तो उससे हम लोग 50% प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वही अगर बात करें अपने खुद के वर्कशॉप से, खुद की चीजों से करके, ठीक है, और किसी को कोलेबरेशन, किसी के द्वारा किसी समूह में जुड़ के चीजें करके सीखने से हम लोग 70% तक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वही 90% की बात करें तो हम लोग दूसरों को पढ़ा के, दूसरों को मॉडल समझा के, ये सारे के सारे हम लोग 90% तक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया लर्निंग पिरामिड हो गया, या शिक्षण का जो हमारा पिरामिड होता है सीखने का, वो हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं द कोन ऑफ एक्सपीरियंस गिवन बाय एडगर डेल। ठीक है, मतलब ये जो लर्निंग पिरामिड है किसके द्वारा दिया गया था? ये एडगर डेल द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रामीण धर्म की। किसकी बात करेंगे? ग्रामीण धर्म की बात करते हैं। ठीक है, ग्रामीण धर्म का मतलब होता है जो हमारे सोशल कंट्रोल होते हैं। ग्रामीण धर्म का मतलब हमारा जो होता है, जो हमारे सोशल कंट्रोल होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो हमारे ग्रामीण पिरामिड होता है। ठीक है, सॉरी, जो हमारे ग्रामीण धर्म होते हैं, सोशल जो कंट्रोल होता है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्वाग्रह की, प्रीजुडिस की। मतलब किसी चीज को होने से पहले उसको मतलब समझ लेना, या उसको किसी लक्ष्य तक पहुंचा देना समझ के ही, बिना होने से पहले, उसे हम लोग कहते हैं प्रीजुडिस। ठीक है, या पूर्वाग्रह। किसी मनुष्य समूह या पद्धति के प्रति बिना आधार को जो धारणा मनुष्य में बन जाती है वह पूर्वाग्रह कहलाती है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज हमने सुनी, वो हुई नहीं है, लेकिन हमने उसके बारे में भी अपना विचार बना लिया। ठीक है, ये चीज ऐसी होगी, ये चीज आगे जाके ये बनेगी, वो बनेगी। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, परंतु सामान्यतः गलत धारणाओं की पूर्वाग्रह बनती है।
ठीक है, गलत धारणाएं जो होती ज्यादातर पूर्वाग्रह उनकी होती। अगला है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। परंपरा का अर्थ होता है सोचने के ढंग और विश्वास करने की विधि की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। ठीक, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। अब मान लो कोई परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है, ठीक है, तो वो जो हमारे बाबा करते थे, ठीक है, वही हमारे पिताजी कर रहे हैं, वही हम करेंगे, वही हमारी आने वाली आगे पीढ़ी करेगी। तो ये जो परंपराएं होती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती है। ठीक, अगला है जन रीतियां, जो फोक वेज होते हैं, जो हमारी रीतियां चलती रहती हैं। जन रीतियां समाज में व्यवहार करने की स्वीकृति या मान्यता प्राप्त पद्धति होती है। ठीक है, यह भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। अगला है लोकाचार। ठीक है, लोकाचार का मतलब होता है इंग्लिश में मोर्स। ठीक है, क्या होते हैं? नॉर्म्स होते हैं, सॉरी मोर्स होते हैं। एक कल्याण की भावना के साथ जुड़ी जन रीति लोकाचार कहलाती है। ठीक है, जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये सारी की सारी जो चीजें हैं हमारी किस में आ जाएंगी? लोकाचार या मोर्स में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला हमारा पॉइंट है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। कौन सा पॉइंट है हमारा? इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन, या इसे बुद्धि लब्धि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे बुद्धि लब्धि कहते हैं। ठीक है, या इंटेलिजेंस क्वेश्चन कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि होता है, किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रतिभा की मात्रा बताने वाली संख्या बुद्धि लब्धि कहलाती है। ठीक है, मतलब हमें कितनी बुद्धि है उसकी मात्रा बताने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि कहते हैं। ठीक है, बुद्धि लब्धि का एक फार्मूला होता है। मानसिक आय, जो हमारी मेंटल एज होती है, और जो हमारी एक्चुअल एज होती है, उसको हम किससे गुणा कर देते हैं? उसके भाग को हम 100 से गुणा कर देते हैं। उससे हमारा क्या निकलता है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन या बुद्धि लब्धि सूत्र निकलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन होता क्या है? संचार जो होता है, शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनिस से हुई। किससे हुई? कम्युनिस से हुई, जिसका सामान्य अर्थ होता है कॉमन। ठीक है, कम्युनिस्ट का जो लैटिन का वर्ड होता है क्या होता है? कॉमन। ठीक है, अब इसके कुछ मॉडल हैं, कम्युनिकेशन मॉडल, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला मॉडल जो दिया था होराल्ड लॉसवेल ने दिया था। किसने दिया था? होराल्ड लॉसवेल ने दिया था। ठीक है, इन्होंने 5 F 5 W बताए थे। ठीक है, इन्होंने 5 W बताए थे। ठीक, 5 W वाला मॉडल किसने दिया था? हेरोल्ड एंड लॉसवेल ने दिया था। पहले W का मतलब होता है हु, मतलब कौन दे रहा है। व्हाट सेज, क्या कह रहा है। विच मीडियम, किस माध्यम से हमें शिक्षा मतलब कम्युनिकेशन कर रहा है। हुम, किसके लिए कर रहा है। हाउ मच इफेक्ट, उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो ये 5 हमारे W हो गए। किसने दिया था? हेराल्ड और लॉसवेल ने दिया था। ठीक है, मतलब हु, किस कौन दे रहा है। ठीक है, व्हाट सेज, क्या कह रहा है। विच मीडियम, किस माध्यम से दे रहा है। हुम, किसको दे रहा है। और हाउ मच इफेक्ट, कितना इफेक्ट हो रहा है। ठीक, किसने दिया था? हेराल्ड एंड लॉसवेल ने दिया था। अगला हम बात करते हैं, दूसरा हमारा जो मॉडल है, अरिस्टोटल मॉडल। ठीक है, अरस्तु ने दिया था। इसमें 3 चरण होते हैं। एक होता है स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। SSA। ठीक, SSA स्पीकर, जो वक्ता होता है, जो कि चीजें बोलता है। स्पीच जो होती जिसको बता रहा होता है। ऑडियंस जो होती जो उसको सुन रही होती। ठीक है, तो ये किसने मॉडल दिया था? SSA का अरिस्टोटल ने दिया था। ठीक है, SA का। अगला मॉडल है वेस्ले एंड मैकेलियन मॉडल। अगला मॉडल क्या है? वेस्ले एंड मैकेलियन मॉडल है। ठीक है, इन्होंने कौन सा मॉडल दिया? इन्होंने सबसे पहले मॉडल दिया सेंडर का, उसके बाद इनकोडिंग का, फिर चैनल आएगा, फिर डिकोडिंग आएगा, फिर रिसीवर आ जाएगा, फिर फीडबैक आ जाएगा। ठीक है, जो सेंडर होता है, ठीक है, मतलब जो भेज रहा होता है, इनकोडिंग, जो भेजने के लिए वो तैयार करता है, किस चैनल के माध्यम को चुनता है, उसको जो प्राप्त करता है उसको डिकोड करता है। ठीक है, उसके बाद वो प्राप्त होता है, फिर अपना फीडबैक वो इसको देता है, सेंडर को देता है। एक इसका मॉडल है, वैसे और मैकेलियन मॉडल है। ठीक है, अगला जो हमारा मॉडल है, बर्लो मॉडल है। ठीक है, अगला हमारा मॉडल कौन सा है? बर्लो मॉडल। इसको, इसमें भी कितने स्टेप है? 6 स्टेप है। इसको शॉर्ट में सेम CDR लिखते हैं, SEM CDR लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? सेम CDR या SEM CDR लिखते हैं। इसमें भी S से सोर्स हो जाएगा, E से इनकोडर हो जाएगा, M से मैसेज हो जाएगा, C से चैनल हो जाएगा, D से डिकोडर हो जाएगा, R से रिसीवर हो जाएगा। ठीक है, अगला है लीगेंस मॉडल। अभी मैंने आपको बताया था लीगेंस का एक मॉडल। ठीक है, जो जो किसमें हम मैंने अभी आपको बताया था, जो एक्सटर्नल एजुकेशन वाला जो मॉडल था, शॉर्टर वाला, उसमें लीगेंस ने दिया था। कम्युनिकेशन में लीगेंस ने एक मॉडल दिया है, CMC TAR। ठीक है, सी से कम्युनिकेशन, एम से मैसेज,
सी से चैनल, टी से ट्रीटमेंट, ए से ऑडियंस और आर से रिस्पॉन्स। ठीक है, अगला बात करते हैं कम्युनिकेशन का वर्गीकरण। ठीक है, जो कम्युनिकेशन क्लासिफिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है, किसके आधार पे होता है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उपयोग और संपर्क की प्रकृति के आधार पे, मतलब जो यूज होता है और जो कनेक्ट होता है उसकी प्रकृति या उसका नेचर कैसा होता है, उसका मीडियम कैसा होता है, उसके आधार पे। पहला है व्यक्तिगत या इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट। पहला क्या है, व्यक्तिगत, ठीक है, या इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट। इस संपर्क का आशय आमने सामने मिलने वाले व्यक्तिगत रूप से होता है। ठीक है, मान लो एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ये व्यक्तिगत होता है। ठीक है, यह शिक्षण में बहुत प्रभावी होता है। भाई जब एक को एक ही समझा रहा है, ठीक है, तो प्रभावी होगा ही। उपलब्ध फीडबैक की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, लेकिन धीमी गति से संचार हो पाता है, जैसे फार्म और घर का दौरा, व्यक्तिगत संपर्क, टेलीफोन कॉल, कार्यालय, व्यक्तिगत पत्र और परिणाम प्रदर्शन, ये सारे सारे किसमें आ जाएंगे, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, अगला जो हमारा है ग्रुप कॉन्टेक्ट, इसमें 2 से 30 व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, एक जो होगा तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें इंडिविजुअल आ जाएगा। अगर 2 से 30 व्यक्तियों का समूह होता है वो ग्रुप कॉन्टेक्ट हो जाएगा। परंतु बड़े समूह में 100 व्यक्ति तक शामिल हो सकते हैं। ठीक है, समूह आमतौर पर सामान्य हित और एक प्रकार के विषय के आपस मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है, अगर कोई एक मुद्दा होता तभी तो समूह बनता ना, तो समूह केवल एक मुद्दे पे ही हो सकते हैं। इसमें फेस टू फेस कॉन्टेक्ट रहता है। ठीक है, अगर कोई एक, मान लो एक जगह 30 लोग बैठे हैं, एक बंदा उसे समझा रहा है, तो इसमें फेस टू फेस कांटेक्ट, जैसे हमारे क्लास में क्लास टीचर होते हैं, ठीक है, तो उनका जो कांटेक्ट, आई कांटेक्ट होता है लगभग सभी स्टूडेंट से होता रहता है और अपनी बातों को भी बोलते रहते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये ग्रुप कांटेक्ट होता है। ठीक है, जैसे इसमें संगोष्ठी हो गई, चर्चा, व्याख्यान हो गया, दौरा हो गया, फील्ड दिवस हो गया, वीर प्रदर्शन हो गया, सम्मेलन, स्कूल, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ग्रुप कॉन्टेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला हम बात करते हैं मास कॉन्टेक्ट की। अगला किसकी बात करेंगे, मास कॉन्टेक्ट की बात करेंगे। ये 30 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, ये 30 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। या लोगों की नई एग्रीकल्चर जो टेक्निक होती है, तकनीकी और टेक्नोलॉजी से अवगत कराने के लिए अधिक उपयोगी होता है। जैसे बुलेटिन, हम लोग समाचार पत्र सुनते हैं, देखते हैं, जैसे आजकल यूट्यूब देखते हैं। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, ये सारे के समाचार पत्र, न्यूज़पेपर हो गए, सारे के सारे जो, क्योंकि एक जगह छपते हैं। ठीक है, इनकी छपाई एक जगह या इनका वीडियो एक जगह बनता है, लेकिन ये करोड़ों लोगों में, पूरे विश्व में, पूरे देश में फैलता रहता है। ठीक है, तो ये जो हो गया ये मास कॉन्टेक्ट का उदाहरण हो गया। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ठीक है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीआरए बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, पीआरए बोलते हैं। पीआरए जो होता है ग्रामीण व्यक्तियों से परस्पर संबंध स्थापित करने व उनसे सीखने का कार्य पद्धति। कौन सी, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में। ठीक है, कि समाज शास्त्र हमारा होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समाज शास्त्र क्या होता है, सोशियोलॉजी क्या होती है। समाज शास्त्र, अगर डेफिनेशन की, इसमें पॉइंट की बात करते हैं, जो समाज शास्त्र होता है मनुष्य के सामाजिक संबंधों का व्यक्तिगत, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन का विज्ञान होता है। ठीक है, मतलब जो सामाजिक संबंध होते हैं, ठीक है, मनुष्य के, उसका जो व्यवस्थित क्रम होता है और उसका जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समाज शास्त्र कहते हैं। अगस्त काम्टे 1838 में सर्वप्रथम समाज शास्त्र सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी माना जाता है। किसे, अगस्त काम्टे को। ठीक है, सोशियोलॉजी लैटिन भाषा के शब्द सोशियस यानी सहयोगी एवं ग्रीक भाषा के शब्द लोगस से यानी अध्ययन से मिलकर बना है। ठीक है, सहयोगी अध्ययन से मिलकर बना है कौन, सोशियोलॉजी। ठीक है, अगला हमारा सोशल ग्रुप। अगला हमारा पॉइंट क्या है, सोशल ग्रुप या सामाजिक जो समूह होते हैं वो क्या होते हैं, जो सामाजिक समूह होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग देख लेते हैं। सामाजिक समूह के बारे में बात करते हैं। जो समूह होते हैं, माध्यम जिनमें हम संस्कृत संस्कार सीखते हैं, समूह कहलाते हैं। ठीक है, समूह क्या होते हैं, वो माध्यम जिनमें हम क्या करते हैं, संस्कृत सीखते हैं, ठीक है, और संस्कार सीखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे समूह कहलाते हैं, ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, ये होते हैं पहले प्राथमिक ग्रुप, जिन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। ठीक है, दूसरा दो होते हैं सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, दूसरा क्या होंगे, सेकेंडरी ग्रुप होंगे, जिन्हें द्वितीय ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, जो प्राथमिक ग्रुप होता है ये व्यक्तिगत के, जो व्यक्ति होता है मतलब एक पर्सन होता है, उसके सामाजिक स्वभाव व आदर्शों के निर्माण में मूलभूत होते हैं।
जैसे परिवार, बच्चों के खेल के साथियों का समूह एवं पड़ोस का समूह। ठीक, ये क्या होता है? प्राइमरी ग्रुप होता है। सेकेंडरी ग्रुप की बात करें, प्राथमिक समूह के अलावा सभी ग्रुप क्या होते हैं? सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, इनमें घनिष्ठता की कमी होती है। ठीक है, ये घनिष्ठ नहीं होंगे क्योंकि ज्यादा ग्रुप होंगे तो इनकी विचारधाराएं, इनका माइंडसेट अलग अलग होगा, इनके विचार अलग अलग होंगे, तो एक जैसे नहीं होते तथा आकार में बड़े, जटिल एवं कार्यप्रणाली में औपचारिक होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, इवेंट हैं, उनके बारे में बात करेंगे, उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुड़गांव परियोजना है, गुड़गांव प्रोजेक्ट की। ठीक है, ये किससे संबंधित है? एफ एल ब्राइने से। कब इसे लाया गया था? 1920 में। शांति निकेतन प्रोजेक्ट एम डी टैगोर द्वारा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इनके द्वारा लाया गया था। कब? पश्चिम बंगाल में 8 गांव में शुरू किया गया था। ठीक है, श्री निकेतन की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में लाया गया था। ठीक है, ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना डेनियल हैमिल्टन द्वारा 1903 में लाया गया था। मारथंडम प्रोजेक्ट स्पेंसर हेज द्वारा 1921 में लाया गया था। ठीक है, सेवाग्राम वर्धा महात्मा गांधी द्वारा 1920 में लाया गया था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट ये कब कहाँ लाया गया था? यूपी में, अल्बर्ट मेयर द्वारा 1948 में लाया गया था। ठीक है, नीलो खेड़ी जो प्रोजेक्ट है एस के दे द्वारा 1948 में लाया गया था। ठीक है, जो 1948 की बात करें तो 2 प्रोजेक्ट लाए गए थे, पायलट प्रोजेक्ट, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर द्वारा, नीलो खेड़ी प्रोजेक्ट इसके द्वारा। ठीक है, 1948 में। मजदूर मंजिल या पाकिस्तान के 7,000 प्रवासियों के लिए नीलो खेड़ी परियोजना पुनर्वास की अवधारणा है। ठीक है, ये भी किसके द्वारा लाया गया था? इसके द्वारा। कब? 1947 में। फिरका जो डेवलपमेंट है टी प्रकाशन द्वारा 1946 में लाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 2 अक्टूबर 1952 में लाया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1952 में लाया गया था। ठीक है, अगला है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, 2 अक्टूबर 1953 में लाया गया था। भारतीय ग्राम योजना इंडियन विलेज जो स्कीम थी, ये टी मोशेर बी एन गुप्ता द्वारा 1935 में लाई गई थी। किसके द्वारा? टी मोशेर द्वारा और बी एन गुप्ता द्वारा 1945 में लाई गई थी। युवा किसान संघ, ठीक है, या युवा फार्मर जो एसोसिएशन है, पी देशमुख द्वारा लाया गया था। विस्तार के पिता, एक्सटेंशन के जो फादर है, उन्हें लेगिंस को माना जाता है। राष्ट्रीय प्रदर्शन, ठीक है, राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम जो है नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, ये कलवार और सुब्रमण्यम द्वारा लाया गया था। मॉडल विलेज की बात करते हैं, हैमिल्टन द्वारा 1903 में लाया गया। सघन कृषि जिला कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम या पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये जुलाई 1960 में लाया गया था। ठीक है, IADP। ठीक है, अगला जो हमारा है, अगला जो हमारा प्रोग्राम है कौन सा है? ICDP, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1963 से 64 में लाया गया। IAAP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, मार्च 1964 में लाया गया। ठीक है, ICDP 1964, IAAP 1964 और IADP 1960। नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम 1964 में लाया गया। अधिक उपज वाली हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1966 में लाया गया। हरित क्रांति वर्ष 1966 से 67 माना जाता है। डीपीएपी जो है ये 1973 से 74 में लाया गया। ठीक है, अगला बात करते हैं TNV, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम, ये डेनियल बेनर द्वारा 1974 में लाया गया। ठीक है, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम। नहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये कब? 1974 में लाया गया। मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977 से 78 में लाया गया। समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 में लाया गया। स्वतः रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइजम बोलते हैं। ठीक है, ये कब लाया गया था? 1979 में। ट्राइजम कब लाया गया? 1979 में लाया गया। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम 1982 में लाया गया। जवाहर रोजगार योजना 1989 से 90 में लाई गई। IRDP, ट्राइजम, DWCRA, चित्रा, MWS, GKY, ये सभी एक में सम्मिलित हो गई। कौन सी? SJGSY, इसमें SJGSY में सम्मिलित हो गई। ये कब लाएगी? 1999 में। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 32, लैब टू लैंड प्रोग्राम 1 जून 1979 में लाएगी। बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है, जो नेशनलाइजेशन हुआ बैंक का, वो कब हुआ? 1969 में। ठीक है, एक्सटेंशन जो मैसेज है, ठीक है, एक्सटेंशन संदेश का जो एक्सटेंशन संदेश है या मैसेज होता है, 2 तरह से प्रवाह होता है। मतलब ये कैसा होता है? 2 वे प्रोसेस होता है।
कैसा होता है, टू वे प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक्सटेंशन जो होता है कैसा होता है, टू वे प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोग्राम को पैकेज प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, आईएडीपी। प्रदर्शन परिकल्पना किसने दिया था, डॉक्टर सीएम ए नेप ने दिया था, कब, 1885 में। भारत में विस्तार के पितामह के एन सिंह को, या भारत में एक्सटेंशन को के पितामह किसे कहते हैं, के एन सिंह को। अगर विश्व की बात करें तो लीगेंस को कहा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड मैनेजमेंट जो मैनेज है, ये कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है। कब बनाया गया था, 1986 में बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया था, कब बनाया गया था, 1986 में। अगला बात करते हैं जो हमारी जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो नरेगा है, सितंबर 2005 में अधिनियमित किया गया और 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया। ठीक है, आया 2005 में, लागू कब किया गया, 2006 में। भारत में विस्तार शिक्षा की भूमिका राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाती है। परिवार की मूल इकाई को क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, परिवार की जो हमारी फैमिली होती है उसकी मूल इकाई क्या होती है, सिविलाइजेशन होती है। ग्राम मूल इकाई ग्रामीण समाज की होती है। ठीक है, अगर ग्राम की बात करें, जो विलेज हमारा होता है, एक इसकी मूल इकाई होती ग्रामीण समाज की। ठीक है, भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1904 में। उच्च विभाग के अधिकारी और कृषक समुदाय के बीच संपर्क लिंक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, जिसे ग्राम विस्तार कार्यकर्ता के कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो हमारा उच्च विभाग के अधिकारी होता है, ठीक है, और कृषि समुदाय के बीच जो भी काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम विस्तार कार्यकर्ता कहते हैं। एक प्रदर्शन जो नए अभ्यास का मूल्य दर्शाता है, परिणाम प्रदर्शन। ठीक है, अगला है एक जागरूक और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई शुरू करने के लिए एक प्रक्रिया को कहा जाता है प्रेरणा या मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन ही होगा तभी तो नई चीजें हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई। मोटिवेशन से हम लोग, मोटिवेशन से ही तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमें जॉब लेनी है, हमें बिजनेस करना है, ये करना वो करना, तो क्या करते हैं, मोटिवेशन लेते हैं। कृषि विस्तार कार्यकर्ता एक संदेश वाहक पुरुष होता है। ठीक है, जो कृषि विस्तार को क्या करता है, इसके रूप में कार्य करता है। अगला बात करते हैं, विस्तार शिक्षण कैसा है, हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, जो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है कैसा होता है, हॉरिजेंटल होता है। संस्थागत कालानुक्रम श्रेणीबद्ध और पदानुक्रम रूप से कठोर शिक्षा प्रणाली कैसी है, फॉर्मल एजुकेशन। कैसी होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है। ठीक है, अगला है अपने प्रयासों की दिशा में अंत तक अनुसरण करना क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ठीक है, हम लगातार उसी चीज में लगे हुए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कहेंगे। एक श्रेणी है जो जन्म से प्राप्त होती है, क्या होती है, कास्ट या जाति। ठीक है, समाज में खाने, रीति रिवाज निभाने, वृद्धों को मदद करने से स्वीकृत तरीकों को क्या कहते हैं, रिवाज कहते हैं या कस्टम्स कहते हैं। ठीक है, संवेदी स्थिति अधिक है अंतर व्यक्तिगत संचार में। अगर संवेदी स्थिति की बात करते हैं, ठीक है, जो संवेदी स्थिति होती है वो व्यक्तिगत किसमें होती है, इंटरपर्सनल जो रिलेशन कम्युनिकेशन होता है वो किसमें होती है, संवेदी स्थिति अधिक होती है। व्यक्ति व्यक्ति के सभी तरह के व्यवहार की अद्वितीय असंगठित एवं समन्वित प्रणाली क्या होती है, पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, पर्सनैलिटी क्या होती है, जो व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति होता है वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है। ठीक है, और उसमें कौन सी प्रणाली जो और मिली हुई है, कौन सी नेचर मिला हुआ है, ये सब क्या दर्शाता है, पर्सनैलिटी को दर्शाता है। डॉक्टर जेपी लिगेंस के अनुसार प्रसारण जो प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया क्या होती है, शॉर्टर होती है। ठीक है, और एज फॉर सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवोल्यूशन, कंसिडरेशन, ये सारी चीजें हम पिछले में डिस्कस कर चुके हैं। अगला है ओवर एडॉप्शन क्या होता है, इसके कारण क्या हो सकता है, अपर्याप्त ज्ञान से। ठीक है, मतलब हम बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं तो किस कारण होता है, अपर्याप्त ज्ञान से। हमें जितना हमें जरूरी होता है उतना अडॉप्ट करना चाहिए, फालतू ज्ञान हमें अडॉप्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमें नॉलेज नहीं होता, इसीलिए हम फालतू ज्ञान अडॉप्ट कर लेते हैं। व्यक्तिगत संपर्क के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है, टेलीफोन कॉल। ठीक है, खाने की स्वीकृत तरीके, लोगों से मिलना, लुभाना, युवाओं को प्रशिक्षण देना, उम्र का समर्थन करना, ये सारे क्या होते हैं, रीति रिवाज या कस्टम्स होते हैं। कौन सा ऑडियो विजुअल एड्स है, कठपुतली शो। ठीक है, मतलब इसमें कठपुतली में ऑडियो भी आ रहा है और हम देख भी रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, ऑडियो विजुअल शो कहेंगे। प्रदर्शन का सबसे अधिक प्रभावी प्रकार क्या होता है, विधि प्रदर्शन। क्या होता है, विधि प्रदर्शन होता है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, शिक्षण और यात्रा मतलब टीचिंग एंड विजिट जो प्रोग्राम है 1974 में पहली बार राजस्थान में पेश किया गया था। सोशियोलॉजी के पिता अगस्त कामटे,
संवैधानिक 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए लागू हुआ। कब? 1993 में। कौन सी एक गैर औपचारिक शिक्षा है? कृषि विस्तार शिक्षा या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, एक गैर औपचारिक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। विस्तार शिक्षा के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, भागीदारी और नेतृत्व। ठीक है, मतलब उसमें भागीदारी करना और उसका लीडरशिप करना। सहकारी समाज बुनियादी संस्था है ग्रामीणों का सामाजिक आर्थिक विकास। ठीक है, जो सहकारी समाज होती है उसकी बुनियादी संस्था क्या होती है? ग्रामीणों का जो सोशल और इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट होता है वो होती सहकारी समाज बुनियादी संस्था। ठीक है, अगला बात करेंगे, राज्य के कृषि विभाग की प्रमुख प्रसार प्रणाली में शामिल करने से पहले राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के वैज्ञानिकों की गहन देखने में पहली बार आयोजित किए गए प्रदर्शन को क्या कहते हैं? अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन या फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, श्रोताओं के समक्ष कुछ चुने हुए व्यक्तियों 3 से 6 की चर्चा बातचीत को कहते हैं परिसंवाद चर्चा या पैनल डिस्कशन कहते हैं। पैनल डिस्कशन का मतलब 3 लोग इधर बैठे, 3 लोग इधर बैठे, आपस में कर रहा है और सामने ऑडियंस बैठ गई। जैसे आजकल जो हमारे न्यूज चैनल नहीं करते हैं वो क्या होती है? हमारी पैनल डिस्कशन होता है। समूह संपर्क विधि में छोटे समूह के सभी सदस्यों के विचारों को निर्बोध ज्ञात करने की कौन सी श्रेष्ठ विधि है? मस्तिष्क को का झकझोरू या ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? जो समूह संपर्क होता है, जो हम लोग ग्रुप कांटेक्ट करते हैं, इसमें क्या होता है? छोटे समूह के जो सभी सदस्य होते हैं, ठीक है, उनके विचारों को निर्बोध ज्ञात करने की कौन सी श्रेष्ठ विधि है? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, अपने दिमाग को बिल्कुल झकझोर करके रख देना उनकी बातें समझने के लिए। अगला जो हमारा पॉइंट है इसमें, एक समिति द्वारा दक्ष व्यक्तियों के शोध पत्रों के वाचन के साथ एक विशिष्ट क्षेत्र के अनुभवों के आदान प्रदान व दृष्टिकोण विनिमय के लिए आयोजित किए गए को हम लोग क्या कहते हैं? सम्मेलन कहते हैं या कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ठीक है, मान लो किसी ने शोध पत्र का मतलब होता है जो रिसर्च पेपर होता है किसी के द्वारा लॉन्च किया गया या पब्लिश किया गया, उसने वो जो हमारा रिसर्च पेपर है उसको लेके कई लोगों के सामने, ठीक है, अपने आप को उस रिसर्च पेपर के बारे में बोलना, अपनी चीजें बता रहा है, तो सारी सारी चीज क्या हो जाएगी? कॉन्फ्रेंस के रूप में आ जाएगी। कम से कम 2 दिन का कार्यक्रम जिसमें एक विषय से जो पार्टिसिपेंट होते हैं भाग लेते हैं, इनमें आयोजन कार्य व मूल्यांकन सम्मिलित होता है। इसे क्या कहते हैं? कार्यशाला कहते हैं। एक ऐसा जनसंपर्क प्रसार माध्यम जिसमें सूचनाएं, फोटोग्राफ, वास्तविक उदाहरण, प्रतिमान, पोस्टर, चार्ट आदि के द्वारा देखने वालों के मन में नवीनतम प्रदर्शित तकनीक के बारे में जागरूकता, अभिरुचि एवं आवश्यकता पैदा की जाती है। उसे क्या कहते हैं? एग्जीबिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जीबिशन कहते हैं, मतलब चीजें देख के बताना। ठीक है, उसे कहते हैं एग्जीबिशन या प्रदर्शनी कहते हैं। अगला बात करते हैं, चर्चा के लिए जब बड़ा समूह थोड़े समय के लिए छोटे भागों में बढ़ जाता है, क्या कहलाता है? बज सेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? बज सेशन कहलाता है। किसी संक्षिप्त सूचना देश को एक ही बार में बहुत सारे लोगों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त लिखित पत्र को क्या कहते हैं? सर्कुलर लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलर लेटर कहते हैं। किसी विषय संबंधी संपूर्ण जानकारी केवल एक ही कागज पर एक दोनों तरफ छाप कर लाखों की संख्या में निःशुल्क वितरित करने, उसे लीफ लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ लेट कहते हैं। अगला है, जब किसी सूचना को 4 से 12 पृष्ठों में लिखकर बीच में पिन लगाकर किताब के रूप में प्रकाशित की जाती है, उसे पैम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैम्पलेट कहते हैं। हम सर्कुलर लेटर किसे कहेंगे? किसी एक जानकारी को, ठीक है, लाखों लोगों तक पहुंचाना किसी एक पत्र को, उसे कहते हैं सर्कुलर लेटर। अगर हम बात करते हैं किसी एक कागज को जो कि दोनों तरफ लिखा हो सकता है, ठीक है, उसे निःशुल्क लोगों को देना, छाप के लोगों को देना, लीफलेट कहते हैं। पैम्पलेट क्या होता है? इसमें 4 से 12 तक पेज हो सकते हैं, ठीक है, और ये प्रकाशित की जाती है और इसमें पिन लगा के लोगों को वितरित किया, इसे पैम्पलेट कहते हैं। अगला है एबीसी। ए का मतलब अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। किसकी विशेषता है? पोस्टर की। अगर हम कोई पोस्टर बनाते हैं तो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, मतलब छोटे छोटे जगह में ज्यादा जानकारी होना, क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। कौन सा कार्यक्रम एकल खिड़की जो सिंगल विंडो कार्यक्रम कहलाता है? एटीआईसी। कब लॉन्च हुआ था? 1999 में। ठीक है, अगला बात करते हैं एडॉप्शन की। एडॉप्शन का हिंदी में अर्थ होता है अंगीकरण, अभिग्रहण। अंगीकरण होता है या अभिग्रहण होता है। ठीक है, अब अगर एडॉप्शन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? हम लोग एडॉप्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एडॉप्शन क्या होता है।
अंगीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है, कैसी मेंटल प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति किसी नवीन जो नई कोई चीज होती है अथवा विचार की, जो नया विचार होता है उसकी जानकारी से लेकर उसे ग्रहण करने तक गुजरता है। ठीक है, मान लो हमारे मन में कोई विचार आया, ठीक है, तो हमने हमारे मन में विचार आया, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, तो उसके विचार के बारे में हमने खोजना स्टार्ट किया। तो शुरू से लेकर जब से विचार आया लास्ट तक, जहाँ तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, वहां तक की पूरी जानकारी को हम लोग, पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एडॉप्शन कहते हैं। ठीक है, एडॉप्शन प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं। AIETA क्या होता है? AIETA। ए फॉर अवेयरनेस, जागरूकता होती है। आई फॉर इंटरेस्ट होता है। ई से एवोल्यूशन होता है। टी से ट्रायल होता है। और अंगीकार ए से एडॉप्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? अवेयरनेस होती है, इंटरेस्ट होता है, एवोल्यूशन होता है। ठीक है, टी से क्या होता है? ट्रायल होता है। ए से एडॉप्शन होता है। अब हम बात करेंगे नवाचार अपनाने वाली श्रेणियां, कुछ जो हमारी एडॉप्शन अपनाती है उनकी जो श्रेणियां हैं, सीरीज, उनके बारे में बात करेंगे। अग्रग्राही, जो इनोवेटर होते हैं, किसी नवाचार को तत्काल अपनाने वाले, कुल जनसंख्या का कितना? 2.5%। ठीक है, मतलब कोई भी नई चीज को अपनाते हैं उसे क्या कहते हैं? इनोवेटर कहते हैं। उस उनकी संख्या कितनी है पूरी की? 2.5% है। अर्ली अडॉप्टर की बात करें, जो जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, 13.5% आबादी का। अर्ली मेजोरिटी की बात करें, शीघ्र जो बहुसंख्यक है वो कहते हैं 34% है। विलंब बहुसंख्यक जो लेट मेजोरिटी है 34% है। पिछड़े या विलंबग्राही, जो जिन्हें क्या कहते हैं? लेजार्ड कहते हैं, ये 16% है, जिन्होंने सबसे आखिरी में नवाचार को अपनाया। ठीक है, जिन्होंने सबसे आखिरी में नवाचार को अपनाया। ठीक है, ये कितने हैं? ये हमारे 16% है। ठीक है, तो हमारी जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया? आज हमने एग्रीकल्चर जो हमारी एक्सटेंशन सब्जेक्ट थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली। अगली सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारी अगली सब्जेक्ट आएगी, आई थिंक कि या तो स्टैटिक्स होगी, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक्स होगी। या तो स्टैटिक्स होगी या तो इकोनॉमिक्स होगी। ठीक है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ एक जानकारी आपको, पिछली क्लास जो हमारी एग्रोनॉमी की हुई थी वो कंप्लीट नहीं थी। ठीक है, उसका कुछ पोर्शन हमारा रह गया था। ठीक है, तो ये जो हमारी दो सब्जेक्ट हमने अभी बात बताई आपको, स्टैटिक्स और जो हमारी इकोनॉमिक्स है, ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर एग्रोनॉमी को भी 1-2 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग चिंता मत करिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।